नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। सियासी दलों का हर कदम चुनावी जरूरतों पर निर्भर करता है, इसलिए चुनाव के पास आते ही यात्राओं का सिलसिला भी तेज हो जाता है। आज यूपी की राजनीति में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक नई बस यात्रा चर्चा में है। इसका नाम है लोक जागरण यात्रा। लखीमपुर खीरी में सपा के प्रशिक्षण शिविर का आखिरी दिन था। यहां कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देने के बाद अखिलेश यादव ने धौरहरा तक बस यात्रा निकाली। इसमें वो जगह जगह कार्यकर्ताओं से मिले और भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। अखिलेश यादव का आरोप था कि केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। इस पर भाजपा ने सपा पर चुभने वाला जवाबी हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि सपा गुंडों की पार्टी है और अखिलेश यादव सभी गुंडों के सरदार हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता ने सपा को पूरी तरह से किनारे लगा दिया है और कोई भी कवायद काम नहीं आएगी। अखिलेश यादव की नई यात्रा से एक तरफ सियासत में नए टकराव की आहट सुनाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 को लेकर विपक्ष की रणनीति का नया ट्रेलर सामने आया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहकर नई चर्चा को हवा दे दी कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। त्यागी ने यह कहकर गेंद समाजवादी पार्टी के पाले में डाल दी। समाजवादी पार्टी विपक्ष का बड़ा दल है और इसके लिए उसकी सहमति और स्वीकृति जरूरी है। इशारा साफ है कि विपक्ष के खेमे में भाजपा के खिलाफ नई खिचड़ी पक रही है। ऐसी ही चर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी है, जिनके रायबरेली से मैदान में उतरने के संकेत सामने आने लगे हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस का कोई नेता खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं। आज जिन खबरों के साथ ही मैं आपको योगी कैबिनेट के उन बड़े फैसलों के बारे में बताऊंगा जिसकी कुछ बातें विपक्ष को चुभने वाली हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। राजनीतिक टकराव की तपिश का अनुमान इसकी चुभने वाली बयानबाजी से लगाया जाता है। इस लिहाज से आज का दिन काफी गर्म रहा। सबसे ज्यादा चर्चा में अखिलेश यादव का वो बयान रहा जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा सवाल कर डाला कि आप ही बताओ आखिर हम और कितने चुनाव हारेंगे। लखीमपुर में अखिलेश का लाल अलार्म। हालांकि वो बात मुझे मंच पे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कहावत तो किसी कारण बनी होगी। पता नहीं बीजेपी किस रूप में इस बात को लेगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 24 में करेंगे 14 का हिसाब। 2014 जहां से यूपी से घुसे हैं, यूपी वालों की जिम्मेदारी है ने यूपी से बाहर निकालने की। 14 में आएंगे, 24 में हम लोग इनको बाहर निकालने का काम करेंगे। हार का सिलसिला तोड़ने का समाजवादी संकल्प। पुराना हिसाब किताब है हमारा और आपका और इन लोगों से। बताओ कितना हारेंगे हम लोग, कितना हारेंगे हम लोग। अब तो नहीं हारेंगे, बताओ आने वाले चुनाव में। कानून की दुहाई, भाजपा से सीधी लड़ाई। ये लोग जो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, वो हमें और आपको भी नहीं मानते। भविष्य निर्माण के पथ पर सपा का रथ। लोकसभा का चुनाव केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है, सरकार का चुनाव नहीं है। हमारा आपका भविष्य क्या होगा इसका चुनाव है। सपा के चुनावी हाईवे पर भाजपा की पॉलिटिकल स्ट्राइक। कोई भी कवायद के काम नहीं आएगी, क्योंकि अपराधी जो आज तक तांडव प्रदेश में किए हैं वो इनके ही राजपाट में पुष्पित पल्लवित होते रहे। रथ यात्रा आपने 22 में भी खूब देखी थी। इसी एक्सप्रेस वे पे पूर्वांचल पे रात भर एक परिणाम क्या आया वो आपने देखा। अखिलेश यादव को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है और उनको जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता नहीं मिलती है।
रथ पर सवार साइकिल। 24 का रूट फाइनल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के जिस मेगा अभियान की शुरुआत की, उसके साथ अब बस यात्रा का नया सिलसिला भी जुड़ गया है। यानी एक साथ दोहरे दांव को आजमाया जा रहा है। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर सीधी बात कर रहे हैं तो आम वोटरों से भी इसके साथ ही रूबरू हो रहे हैं। लखीमपुर से लोक जागरण यात्रा की शुरुआत का भी एक खास मकसद है, जिसके केंद्र में है किसान संगठनों का साथ। अखिलेश यादव फिर रथ पर सवार हो चुके हैं। एक बार फिर जनता के बीच सीधे संपर्क के लिए सपा अध्यक्ष मैदान में उतर चुके हैं। पहले प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संगठन के मंत्र से महाविजय की सीख दी। इसके बाद लखीमपुर खीरी से शुरू कर दी लोक जागरण यात्रा। यात्रा का मकसद सामाजिक न्याय लाने का है और पार्टी बता रही है कि इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना है। बताओ, बिना गिनती के कैसे सबका साथ सबका संभव है? इसीलिए हम समाजवादी लोग चाहते हैं और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कम से कम हमें और आपको पता हो कि हमारी आबादी कितनी है। हमारी आपकी आबादी ही नहीं पता होगी तो हम कैसे सबका साथ सबका विकास करेंगे और कैसे उनको हक और सम्मान दिलाएंगे। अखिलेश यादव के लिए ना तो बस यात्रा का प्रयोग नया है और ना ही कार्यकर्ताओं के चुनावी जागरण का, लेकिन ये भी सच है कि ये तमाम कोशिशें पिछले 9 सालों में नाकाम साबित हुई हैं। 2014 के बाद पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती ही गई। हार का पहिया कहां जाकर थमेगा, अब ये सवाल भी अखिलेश खुद अपने समर्थकों से पूछ रहे हैं। पुराना हिसाब किताब है हमारा और आपका और इन लोगों से। बताओ, कितना हारेंगे हम लोग? कितना हारेंगे हम लोग? अब तो नहीं हारेंगे, बताओ, आने वाले चुनाव में। और हम अपने लोगों से कहेंगे और अपने मतदाताओं से भी, लड़ाई बहुत बड़ी है, कोई नासमझी मत करना। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इस बात का नया प्रयोग रंग लाने वाला है। अखिलेश कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव अलग होगा, खास होगा। ओबीसी की एकजुटता के लिए जातीय जनगणना के दांव को हर दिन दोहराने वाले सपा अध्यक्ष की नजर अब किसान वोट बैंक पर है। इसीलिए उन्होंने अपनी लोक जागरण यात्रा के लिए लखीमपुर खीरी को चुना। ये सरकार ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं है। ठार से किसान कुचल दिए, कोई परवाह नहीं उनको। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे दिए, उनकी जान चली गई। बताओ, सरकार पर कोई फर्क पड़ा हो तो बता दो हमें। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। नेताजी अमर रहे। राजनीति का फॉर्मूला हालात के लिहाज से बदलता रहता है। अब अखिलेश का अंदाज बता रहा है कि उनका भावी प्रयोग सिर्फ ओबीसी जातियों के साथ किसानों और अल्पसंख्यक वर्ग की गोलबंदी तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि सपा की नजर बसपा के कोर वोट बैंक पर भी है और वो बहुजन समाज की सोच रखने वाले तमाम अम्बेडकरवादियों को अपने साथ लाना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी, उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का अभियान रहेगा कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। अखिलेश की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन इस बार पार्टी का जोर सपा अध्यक्ष की सभाओं और यात्राओं में उमड़ने वाली भीड़ को वोट में बदलने पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पहले पार्टी ऐसा करने में नाकाम रही है। अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ के पदाधिकारियों को अलर्ट किया है कि जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली तो सही है लेकिन उसके तरीके बहुत गलत हैं। मतदाता सूची में हेरफेर हो जाता है, मतदाताओं को मतदान करने से वंचित कर दिया जाता है, मतदाता सूची में नाम आते हैं और काट दिए जाते हैं। तो इन चीजों पर विशेष ध्यान दें हमारे कार्यकर्ता। उधर भाजपा के दिग्गजों ने अखिलेश के हर तीखे हमले पर पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी है। दावा है कि अखिलेश अब कितनी भी यात्राएं निकाल लें, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आएगी,
क्योंकि वोटरों का सपा से मोह भंग हो चुका है। प्रदेश की जनता इनकी कलई जान चुकी है, पर्दे के पीछे इनकी मानसिकता क्या है समझ चुकी है। इनको प्रदेश की जनता ने बुरी तरह से किनारे लगा दिया है। कोई भी कवायद इनके काम नहीं आएगी, क्योंकि अपराधी जो आज तक तांडव प्रदेश में किए हैं वो इनके ही राजपाट में पुष्पित पल्लवित होते रहे हैं। भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई सरकारें समाजवादी पार्टी की रही हैं। लोग भूले नहीं है 2012 से 17 की सरकार में, जिसमें मकान दुकान प्लॉट सुरक्षित नहीं थे, जिस अंसारी को कल सजा मिली है उन्हीं के ज़माने में वो पन पे पल्लवित पुष्पित हुए। अतीक अहमद उन्हीं के पाले हुए थे। तो लोग अभी वो पीढ़ी जिंदा है, ये लॉन्ग एगो वाली बात नहीं, वो पीढ़ी जिंदा है जिसने खुद शोषण अत्याचार और उत्पीड़न को सहा है। साफ है कि समाजवादी पार्टी की लोक जागरण यात्रा का नया प्रयोग अभी राज्य की सियासत में और भी हलचल बढ़ाने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव का मिशन बड़ा है। लोक जागरण यात्रा का सफर भले ही लखीमपुर खीरी से धरहरा तक पहुंचा, आज थम गया हो, लेकिन जातीय जनगणना से सामाजिक न्याय हासिल करने का जो मकसद पार्टी ने सामने रखा है, उसके एजेंडे की गूंज 2024 तक सुनाई देने वाली है। अखिलेश यादव ने अपनी नई यात्रा के जरिए समर्थकों तक कौन सा संदेश पहुंचाया है, अब मैं इसकी हर खास बात आपको बता दूंगा। अखिलेश यादव का मिशन लखीमपुर क्या है, जरा इसको समझिए। पार्टी के हर पुराने गढ़ में नए जोश के साथ लड़ेंगे। पिछड़ा वोट बैंक को एकजुट करना एजेंडे में सबसे ऊपर है। किसान आंदोलन को लेकर लखीमपुर बड़ा प्रतीक है। संवेदनाओं को नए सिरे से उभारना चाहते हैं। हर सभा में बार बार थार का जिक्र कर रहे हैं। थार को अन्याय और अत्याचार का प्रतीक बताया। सरकार पर किसानों को कुचलने का आरोप लगाया। बार बार सपा की हार का जिक्र किया। बार बार दोहराया, भाजपा 14 में सत्ता में आई थी, 24 में निकाल कर दम लेंगे। अखिलेश यादव की इस लोक जागरण यात्रा के 10 मकसद क्या है, अब इसके बारे में एक एक कर आपको बता देता हूं। यात्रा के 10 मकसद: चुनावी अभियान को आक्रामक बनाना, भाजपा को कदम कदम पर चुनौती देना, कार्यकर्ताओं को गांव गांव पहुंचाना, बसपा के वोट बैंक पर कब्जा करना, पिछड़े वोटरों को एकजुट करना, अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतना, किसान संगठनों का समर्थन हासिल करना, भाजपा के गढ़ में ज्यादा कार्यक्रम करना, नए प्रयोग के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना, एयर कंडीशन वाली राजनीति का ठप्पा हटाना। अखिलेश यादव के नए अभियान का सूत्र आक्रामकता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कार्यकर्ताओं से जोश के साथ जगने को कह रहे हो। आज अखिलेश यादव ने कई पुरानी कहावतों का जिक्र किया और ऐसा करके सरकार पर चुभने वाले छायावादी हमले की झड़ी लगा दी। पलटवार में भाजपा के दिग्गज सामने आए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तो यहां तक कह दिया कि 100 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली। लोक जागरण यात्रा इसलिए कि इससे लोगों को जोड़ा जाए। माताएं, बहनें, पुरुष, नौजवान सबको जोड़ने का काम करेंगे। 24 का चुनाव भले अभी दूर है, लेकिन चुनावी सियासत का रंग कोने कोने में बिखर रहा है। अखिलेश यादव के बयान बता रहे हैं कि उनका अभियान धीरे धीरे और आक्रामक होगा। याद होगा चंदौली का चुनाव, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप टीवी पर देखा होगा, उन्होंने भी फिर वही किया जो किन्नर करते हैं। उन्होंने पुलिस का डंडा खींचा, अपने कपड़े उतारे और पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके उन्होंने अपना रिजल्ट अपने पक्ष में करा लिया। हालांकि वो बात मुझे मंच पे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कहावत तो किसी कारण बनी होगी। तो हमें एक पुरानी कहावत याद आ गई। पता नहीं बीजेपी किस रूप में इस बात को लेगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। युद्ध के आगाज से पहले आक्रमण शब्द की बार बार हुंकार सुनाई पड़ना आम बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी का महीनों पहले से आर पार वाली भाषा का इस्तेमाल शुरू कर देना एक बड़ा संकेत देने को काफी है। हम लोगों की अच्छाई कम चलती है, बुराई ज्यादा चलती है। कभी आपने अच्छाई हम लोगों की देखी टीवी पर? पता नहीं क्या है इस टीवी चैनल में कि हम लोगों की अच्छाई नहीं जाती है। अगर कोई गलती कर दें तो वो दिन भर चलेगा। तो कम से कम हम समाजवादियों को टीवी पे रहने के लिए कुछ गलती करनी चाहिए। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से सिर्फ पूरी तरह से कमर कसकर तैयार होने को ही नहीं कह रहे,
साथ ही ये भी दोहरा रहे हैं कि लड़ाई अलग अलग मोर्चे पर एक एक कर लड़नी है और इसमें एक मोर्चा वैचारिक मैदान का भी है। यूनिवर्सिटियों में एक ही रंग, एक ही विचारधारा के लोगों को बैठा करके नौकरियों पर हमला हो रहा है। इन सब चीजों से मुकाबले के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी का इसी तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच साफ कर दिया कि जीत के लिए उन्हें गांव-गांव जाकर ऐसे ही प्रशिक्षण शिविर को हर जगह आयोजित करना होगा, जिससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता आए और उनके बीच पार्टी की विचारधारा का प्रसार हो पाए। लोक जागरण प्रशिक्षण शिविर इसी तरह से समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी पूरे प्रदेश में चलाएं, जिससे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने, उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, जनता तक पहुंचाने का काम करें। एक तरफ समाजवादी पार्टी का यात्रा अभियान है तो दूसरी ओर भाजपा के चुभते हुए तीर। भाजपा के दिग्गजों ने अखिलेश पर पूरे दिन में कई हमले बोले। पार्टी ने कहा कि सपा के अंदर बौखलाहट है क्योंकि आम लोग उसे तवज्जो नहीं दे रहे। सरकार में होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरे देश में जहां जनता के बीच में हैं, जहां लोगों के द्वारे द्वारे जाते हैं, गांव गली गलियारे में जाते हैं, वहीं दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लोग विपक्ष में होने के बाद भी एसी का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये लोग जब सरकारों में रहे तो भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति कमाए। साफ है कि अखिलेश यादव के यात्रा दांव का चुनावी रूट हर सियासी गलियारे की हलचल को अभी और तेज करने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव भाजपा की घेराबंदी करने चले हैं। हर 80 लोकसभा क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर लगाने की तैयारी है। तो मिशन 80 को लेकर दिन रात एक कर रही भाजपा कहां पीछे रहने वाली है। पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। भाजपा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता को जनता अच्छे से समझती है, इसलिए अखिलेश कुछ भी भरोसा दिला ले, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। अखिलेश यादव ने 24 के चुनाव की हुंकार भरी तो इसकी सियासी गर्माहट भाजपा के खेमे तक महसूस होती दिखाई दे रही है। ऐसा बहुत दिनों बाद दिख रहा है जब भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी 1 साल पहले से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सपा ने लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर के जरिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया तो भाजपा ने चुभने वाला पलटवार कर दिया। दावा है कि अखिलेश की कोई भी कोशिश सपा को सफल नहीं बना पाएगी। भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई सरकारें समाजवादी पार्टी की रही हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में आदरणीय मोदी जी सफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के जन जन तक पहुंच रही है। जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था पिछली बार, वो तो अब है नहीं है, उसमें डिम्पल यादव अपना पानीपत चुना और हारी। फिर दूसरे भाई ने अपना चुना धर्मेंद्र बदायूं, वो हारे। फिर तीसरे भाई ने अक्षय यादव ने फिरोजाबाद चुना, वो हारे। और उनको प्राप्त मतों में 1 लाख से 1.5 लाख बीएसपी का भी वोट ट्रांसफर हुआ था, उस पोजीशन में वो हारे। इसलिए 24 में जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भाजपा हो या सपा, सबकी कोशिश बूथ स्तर पर पांव मजबूत करने की है। प्रशिक्षण शिविर में सपा के नेताओं ने यही मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है, लेकिन भाजपा कहती है कि विरासत की सियासत यूपी में कामयाब नहीं होगी। और जब मिलती है किसी पार्टी को मिलता है, जनमत मिलता है, तो उसके कार्यों के आधार पर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गति बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में नीतियों, रीतियों, कार्यक्रम को लेकर के जन भावनाओं का जो उबाल इस समय दोनों के पक्ष में है, इसलिए इस समय किसी के लिए कोई जगह नहीं है।
जिस तरह की यात्रा अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले से शुरू कर दी है, वैसी ही यात्रा उन्होंने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू की थी। हालांकि तब की यात्रा से अखिलेश को यूपी की सत्ता नहीं मिल सकी, लेकिन अब दिल्ली के रास्ते पर बड़ा बैरियर खड़ा करना चाहते हैं। कि हर सपाई के पास तो मर्सिडीज वाली बस है नहीं, इसलिए कोई सपाई कार्यकर्ता नेता नहीं निकलेगा। अखिलेश जी का जो बस है, चूंकि जब मैकेनिक लोग बताते हैं कि अब बस नहीं चलाएंगे तो इसमें खराबी आ जाएगी, तो इंटरटेनमेंट के लिए एक जगह कहीं वो निकल लेते हैं, 100-200 किलोमीटर चल करके बस का इंजन भी रवा हो जाता है और उनका भी जरा पॉलिटिकल जो है कि एक पिकनिक हो जाता है। अखिलेश यादव 2017 से लगातार यात्रा निकालते रहे हैं। 2019 हो या 2022, हर बार सपा ने इस तरह की यात्राएं निकाली, लेकिन पार्टी को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। हालांकि जिस तरह से अखिलेश यादव जमीन पर उतरकर एक्टिव दिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं यूपी की सियासत में तूफान खड़ा करने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में मोदी लहर को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने मिशन फूलपुर को धार देना तेज कर दिया है। आज जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इस पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि फूलपुर सीट से जेडीयू का चुनाव लड़ना उसके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आखिरी फैसला विपक्ष के बड़े दल होने के नाते समाजवादी पार्टी को करना है। ये बयान तब सुर्खियों में है जबकि 2024 के चुनाव में फूलपुर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। इसे विपक्ष के बड़े ओबीसी कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली की लड़ाई में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की रणनीति क्या होगी, इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि एक बार फिर यूपी की फूलपुर सीट से नीतीश कुमार का नाम जोड़ने के बाद सियासी हवा नई दिशा में घूम गई है। दरअसल जेडीयू की तरफ से एक बार फिर इस बात को उछाला गया है कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ये पार्टी के लिए सौभाग्य की बात होगी। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, ये प्रस्ताव बहुत लोगों की तरफ से आया है, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, वो बड़ी पार्टियां हैं और उनका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है। हमें वैसे प्रसन्नता की बात है कि जिस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़े थे, कभी जो हम लोगों के पुरखे थे, उस सीट से चुनाव लड़ना किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन ये फैसला नीतीश कुमार जी और अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, और कोई। यानी जेडीयू ने यूपी प्लस बिहार वाली सियासत को लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ कर दी है। अब गेंद समाजवादी पार्टी के पाले में है कि वो इस मामले में क्या कुछ कहेगी, और नीतीश कुमार का नाम अगर यूपी से जोड़ रहा है तो इसके पीछे कुछ बड़े संकेत भी हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं? अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो फिर बिहार से निकलकर यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा का क्या मतलब है? जब भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ता है तो सीधे सीधे उसकी तरफ से पीएम पद की दावेदारी समझी जाती है। यहाँ बड़ी बात ये भी है कि बिहार की राजधानी पटना में ही नीतीश कुमार विपक्षी दलों का एक बड़ा मंच तैयार कर रहे हैं। 12 जून को 18 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी, जिसे बदलकर अब 23 जून कर दिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस के साथ साथ सपा और राष्ट्रीय लोक दल को भी शामिल होना है। हालांकि जेडीयू की तरफ से बार बार ये सफाई दी जाती है कि नीतीश कुमार सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। 12 जून को पटना में मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और द्रमुक के नेताओं की, जो बड़े नेता हैं, उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही थी, लिहाजा उसको मीटिंग को कुछ दिन के लिए टाल दिया है। संभवतः 23 तारीख के आसपास अब ये मीटिंग होगी और जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ही शामिल होंगे ताकि किसी फैसला को नतीजे पर पहुंचा जा सके। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी गठबंधन कर ले, क्योंकि 14 से लेकर 22 तक 4 चुनाव प्रदेश की और देश की जनता देख चुकी है। कई गठबंधन हुए, कोई गठबंधन सफल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके देख लिया है, समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन करके देख लिया है, और 2022 में कई छोटे दलों से भी गठबंधन करके देख लिया है। गठबंधन की राजनीति बुरी तरह से फेल साबित हुई। ये गठबंधन पर कभी भी मन से साथ नहीं रहते, हमेशा धोखा देने का अपने साथियों को काम करते हैं। नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में कई राज्यों के गैर एनडीए दलों से मुलाकात की थी।
बारी बारी से उन्हें पटना की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था और कई दलों ने उनके न्योते पर सहमति भी जता दी। लेकिन यहाँ सवाल नीतीश कुमार की भविष्य वाली रणनीति को लेकर है, क्योंकि अगर वो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो कई मुद्दों पर एक साथ बात होगी। फूलपुर वो लोकसभा सीट है जिसका प्रतिनिधित्व 2 पूर्व प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर वीपी सिंह तक इस सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि जेडीयू की नजर इस सीट पर जातीय समीकरण की वजह से है। इस सीट से कई बार कुर्मी बिरादरी के उम्मीदवार ही जीतकर लोकसभा पहुंचे। मौजूदा भाजपा सांसद केशरी देवी पटेल भी कुर्मी समाज से ही आती हैं और फूलपुर के जरिए नीतीश कुमार समूचे कुर्मी वोटर को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। नीतीश कुमार की फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा भाजपा को चुभ सकती है, क्योंकि बीते दिनों भाजपा की तरफ से जो आंतरिक सर्वे करवाया गया था उसमें फूलपुर लोकसभा सीट भी रेड जोन में आई थी और विपक्षी दलों की कोशिश भी यही है कि जो पूर्वांचल भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है वहीं से भाजपा को चुनौती देने की शुरुआत की जाए। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं। दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाए जाने के बाद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हल्ला बोला है। प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर अंकुश के खिलाफ अब केजरीवाल अखिलेश यादव से मिलकर सियासी समर्थन मांगेंगे। ये मुलाकात लखनऊ में होगी। अभी दोनों नेताओं की बैठक में देर है, लेकिन भाजपा ने अभी से हल्ला बोल दिया। अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की सपा अध्यक्ष से होने वाली इस मुलाकात का सियासी एजेंडा पहले से तय है। मैं कल मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब दोनों से मुलाकात करूंगा और जब बातचीत होगी तो बहुत बातें आप तक रखी जाएंगी, लेकिन एक बात सच है, धीरे धीरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के अधिकारों को छीना जा रहा है। बुधवार को होने वाली इस बैठक के केंद्र बिंदु में दिल्ली की पूर्ण राज्य की हैसियत के मामले से जुड़ा केंद्र सरकार का अध्यादेश है, जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारों के पर कतरे गए हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल आग बबूले हैं। विपक्षी दलों की तरफ से इस मुलाकात पर 2 टूक बात कही जा रही है। दावा है कि जब भाजपा सरकार राज्यसभा में इससे जुड़ा बिल लेकर आएगी तो विपक्ष मजबूती से इसका विरोध करेगा। इसलिए अभी से केजरीवाल तमाम विरोधी दलों से मिल रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी एक निश्चित उद्देश्य के साथ सब लोगों से मिल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को जो अधिकार दिए थे उसके विरुद्ध केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई है, जिसमें सारे अधिकार गवर्नर के पास या एलजी के पास सुरक्षित हैं। उसको लेकर के उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संपर्क साधा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो सबसे पहली पार्टी है जिसने उनकी इस मुहिम को समर्थन दिया है। उधर भाजपा ने केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात से पहले ही इसे बेअसर बता डाला। नहीं, निश्चित तौर से जो भाजपा विरोधी हैं वो सब एक साथ मिल जाएं, लेकिन जनता उनके साथ मिलने वाली नहीं है। जनता ने तय करके रखा है, हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी को ही फिर बनाएंगे, कमल खिलाएंगे, साइकिल पंचर करेंगे, सपा को साफ करेंगे, बसपा को साफ करेंगे, कांग्रेस को साफ करेंगे और भाजपा को पूरी तरह से कमल खिला करके फिर से सत्ता। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने पहले जिन लोगों को भ्रष्टाचारी करार दिया था अब उन्हीं दलों के आगे समर्थन के लिए हाथ फैला रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल दिल्ली सरकार के अधिकार के नाम पर नया नाटक करने में जुटे हैं। ये अखिलेश से मुलाकात करेंगे तो अखिलेश नहीं पूछेगा कि मुलायम सिंह को उन्होंने महाभ्रष्टाचारी करा था, तो अखिलेश तो ये भी पूछेगा उनसे। और आज भ्रष्टाचार के ऊपर आप हमसे समर्थन लेने के लिए आए, सभी दल इनसे यही पूछ रहे कि भैया ठीक है आप यू टर्न वाले हो, लेकिन इतना भी तो यू टर्न नहीं चलता कि कहीं पे माफ़ी लिख कर दो, कहीं पे पैरों में पड़ो, कहीं पे कुछ करो। मुझे लगता है कि ये इनका खाली दिखावा और नाटक है और ड्रामा है। आज दिल्ली की जनता पाने के लिए त्राही त्राही कर रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर केंद्र के अध्यादेश के विरोध के लिए समर्थन मांग चुके हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और सीताराम येचुरी तक से इस मुद्दे पर मुलाकात की है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? क्या सोनिया गांधी की जगह प्रियंका का चुनाव लड़ना लगभग तय है? ये दो सवाल आज यूपी की सियासत में चर्चा का सबब बने हैं। कांग्रेस की तरफ से रह रहकर ऐसे संकेत सामने आते रहे हैं कि 2024 में सोनिया गांधी खराब सेहत की वजह से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस चर्चा के बीच आज सूत्रों ने बड़ी खबर दी। इसके मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की यूपी प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं। इसके बाद उनके रायबरेली से मैदान में उतरने की चर्चा तेज है। – 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दल अपनी तैयारी की किताब धीरे धीरे खोल रहे हैं। अब चर्चा है कि कांग्रेस 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को लेकर नई रणनीति तैयार कर रही है। इस रणनीति के जमीन पर उतरने से कई बड़े बदलाव होंगे। खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसकी वजह से प्रियंका यूपी का प्रभारी पद छोड़ सकती हैं। कई राज्यों में व्यस्तता के चलते प्रियंका यूपी का पद छोड़ सकती हैं। नए प्रभारी के तौर पर हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम सबसे आगे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व अभी कई और नामों पर मंथन कर रहा है। इसी बदलाव के साथ यूपी में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का भी गठन होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा के सिर्फ पद में ही बदलाव नहीं होगा, बल्कि वो पहली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। सबको इंतजार इसी बात का है कि दिल्ली से यूपी को लेकर क्या फैसला होता है। हाँ, ये तो अब ये दिल्ली की सब बातें हैं। वहाँ जो केंद्रीय निर्णय लेगा हम लोग सब उस निर्णय को पालन करेंगे, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शांत बैठी हुई है, तो हम लोग शांत नहीं बैठे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भी कल का अपना कार्यक्रम डाल दूंगा। उसके 2 दिन पहले हम लोग बाराबंकी में मोहान विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे थे। उसके पहले हम लोगों ने कार्यक्रम आपके ये बाराबंकी में हैदरगढ़ में किया है, फिर उन्नाव के मोहान में कार्यक्रम है। दिल्ली में जो भी फैसला होगा वो इसी महीने के आखिर तक साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। कुछ नेता तो प्रियंका को ही पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा बनती हैं तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश छोड़ना उचित होगा? नहीं, छोड़ना और पकड़ना थोड़ी होता है। पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं, देश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का फेस बने 2024 में। कांग्रेस ने प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में लड़ा था। हालांकि अपना जनाधार बचाए रखने के लिए कांग्रेस तब कुछ खास नहीं कर सकी थी। चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या प्रियंका 24 के चुनाव में सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोकसभा रायबरेली में जीत हासिल करेगी 2024 के चुनाव में। मेरी एक विधानसभा सलोन क्षेत्र जनपद रायबरेली में आता है, इसलिए कई बार अटकलें वो लगती हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि अमेठी की जनता ने मुझे वोट देकर भाजपा को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित किया है। तो जो अपने हैं, जिन्होंने दीदी का खिताब दिया है। अब रायबरेली से चाहे सोनिया गांधी लड़े और चाहे प्रियंका गांधी लड़े और चाहे कोई गांधी लड़े, यह स्थापित हो गया है कि ये लोग परिश्रम नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं, जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं, संसद में जनता की आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसलिए रायबरेली के लोग उनसे निराश हैं। राहुल गांधी अभी विदेश में हैं और जैसे ही वो वापस लौटेंगे, माना जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर कई बड़े फैसले होंगे। और अगर प्रियंका के चुनाव लड़ने पर फैसला होता है तो भाजपा के नेता उन्हें टक्कर देने के लिए अभी से तैयार हैं। कि उनके प्रभारी कार्यकाल में ही उनकी पैतृक और प्राचीन पुरातन लोकसभा अमेठी उनका भाई आ रहा है, जबकि प्रियंका जब दिल्ली छोड़ती थी तो फुर्सतगंज हवाई अड्डे पे ही उतरती थी और रायबरेली अमेठी देखती थी, तो वो अमेठी आ रही हैं। इसलिए उनके आने से अब डर निकल गया है हम लोगों का कि वो कई साल से सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन उन्हीं के भाई बहन के ज़माने में कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का वो सियासी राज्य है जहां कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने जोर तो काफी लगाया था, लेकिन वो स्थिति को बदल नहीं पाई और अब जब उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज है तो एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। देखो, अभी 2022 का चुनाव चल रहा था तो प्रियंका गांधी ने बहुत वो किया, आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम परिवर्तन हुआ।
तो कितनी सीटें बची? कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ये बात को समझती, जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, जानती है कि किसके हित है हमारा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 2009 के बाद से इस प्रदेश में कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए। 2014 में जहां रायबरेली और अमेठी तक कांग्रेस सीमित थी, तो 2019 में अमेठी का किला भी भाजपा ने जीत लिया। अब चुनौती 24 की है कि पुराने दिनों को कैसे वापस लाया जाए। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रायबरेली की लोकसभा सीट की चुनावी चुनौतियों को समझने के लिए मैं आपको 2022 के विधानसभा चुनाव के क्षेत्र के नतीजे बता देता हूं। रायबरेली में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जरा गौर करिए तो तस्वीर कुछ साफ होगी। विधानसभा की 5 सीटों पर कांग्रेस को कुल 1,40,000 वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को 5,35,000 वोट मिले थे। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। रायबरेली सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। बछरावा, हरचंदपुर, सरेनी, ऊंचाहार में सपा की जीत हुई। 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। बछरावा, हरचंदपुर, सरेनी, रायबरेली में कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। ऊंचाहार में कांग्रेस प्रत्याशी सपा, भाजपा और बसपा से भी पीछे थे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको रायबरेली लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास के बारे में बता देता हूं। रायबरेली सीट के इतिहास को जानिए। गांधी नेहरू परिवार के इतिहास से जुड़ी है रायबरेली सीट। लगातार 4 बार से सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं। सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा थे। 1998 के बाद से भाजपा कभी इस सीट पर जीत नहीं पाई। 1996 और 98 में लगातार भाजपा 2 बार जीती थी। सपा आखिरी बार 2004 में रायबरेली सीट पर लड़ी थी। 2009, 2014, 2019 में सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे। बसपा का आज तक इस सीट पर खाता नहीं खुला है। 1971 में इंदिरा गांधी यहीं से पहली बार सांसद बनी। 1977 में इंदिरा गांधी को राज नारायण ने इसी सीट से हराया। 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी यहीं से सांसद चुनी गई। 1984 में अरुण नेहरू कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। तो ये रायबरेली का इतिहास है। और अब बात योगी सरकार के आज के लिए किए गए बड़े फैसले की। योगी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। वैसे तो कुल 23 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ट्रांसफर पॉलिसी की है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद तबादला नीति में बड़ा बदलाव होगा। 30 जून तक विभाग अपने स्तर पर ट्रांसफर पर फैसला कर सकेंगे, लेकिन जुलाई के महीने में अगर तबादले की जरूरत हुई तो समूह क और समूह ख श्रेणी की फाइल सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। ट्रांसफर पॉलिसी में कोई खास बदलाव नहीं है, पिछली बार की तरह ही ट्रांसफर पॉलिसी है। लेकिन इसमें इतना ज़रूर किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो भी लिस्ट बनेगी अंडर ऑब्जर्वेशन मंत्री के जरूर विभागीय मंत्री के पास जाएगी और उसकी अनुमति से ही वो होगा। दूसरी बात ये कि 30 जून के बाद पहले का श्रेणी की जो नौकरियां थी उसकी अगर ट्रांसफ़र होते थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाती थी। अब का और खा दोनों श्रेणी की अगर 30 जून के बाद होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। तबादला नीति के अलावा भी सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। उनके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। योगी कैबिनेट के फैसले, जो बड़े फैसले हैं। यूपी में 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी दी गई। यूपी एसआरटीसी के 23 बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत बस स्टेशन हाईटेक किए जाएंगे। 5 बस अड्डों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा देने की तैयारी है। यूपी स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ी नहीं चलेगी। 24 स्क्रैप सेंटर्स को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। होटल और गेस्ट हाउस का पंजीकरण भी करवाया जाएगा। बात उत्तराखंड की, जहां की धामी सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर तेजी से काम में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले कैबिनेट को ड्राफ्ट सौंपने के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दे चुके हैं। आज कमेटी ने दिल्ली में ड्राफ्ट को लेकर अहम बैठक की। वहीं 14 जून को इस मुद्दे पर दिल्ली में एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें उत्तराखंड के भी लोग शामिल होंगे और समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव देंगे। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए देहरादून से दिल्ली तक मंथन जारी है। आज यूसीसी को लेकर एक बार फिर दिल्ली में बैठक हुई। उत्तराखंड सदन में 3 घंटे तक ड्राफ्ट पर मंथन हुआ। सरकार इस वजह से इस मामले में तेजी दिखा रही है क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही 30 जून तक कमेटी को ड्राफ्ट सौंपने की डेडलाइन दे दी थी। यूसीसी हमारी प्राथमिकता है और उत्तराखंड की जनता को उनको एक सुरक्षित वातावरण देना और जो जो कार्य उसके लिए करने के वो कर रहे हैं। कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, फिर उसको जनता से पूछा जाएगा, सारे तरीके से मापदंडों से आगे कर उसको लागू कराया जाएगा।
कॉमन सिविल कोड को लेकर जब पिछली बार कमेटी की बैठक हुई थी, तब केंद्रीय लॉ कमीशन के सदस्य भी बैठक में शामिल हुए थे। कॉमन सिविल कोड को लेकर 14 जून को दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर के वो लोग शामिल होंगे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। उत्तराखंड के इन्हीं लोगों के साथ विशेषज्ञों की समिति चर्चा करेगी। इस मीटिंग में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसकी आज बैठक हुई है। बैठक समाप्त हो गई। आप देख सकते हैं कि कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई, वो यहां से जा रही हैं। अगर बात करें तो 14 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो कमेटी है उसने तमाम सारे उत्तराखंड के जो नागरिक हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनको भी आमंत्रित किया है कि वो लोग आएँ, अपना सुझाव दें और कमेटी में अगर कुछ अपनी बातें शामिल करवाना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी अपनी बात रखें। तो 14 जून को उत्तराखंड के जो निवासी, उत्तराखंड में के जो निवासी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनके साथ ही बैठक होगी। मुख्यमंत्री धामी ने बहुत पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि प्रदेश में जल्द से जल्द कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला वो राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। गाजियाबाद से आई एक खबर चुभने वाले हालात की तरफ इशारा कर रही है। यहां से धर्मांतरण की मोबाइल गेम वाली ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। खुलासा इस बात का हुआ है कि धर्मांतरण की साजिश रचने वाला गिरोह मोबाइल गेम के जरिए बच्चों को शिकार बना रहा है। गाजियाबाद से हुए इस खुलासे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अलर्ट है और यूपी पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई। गाजियाबाद में हुए एक खुलासे ने हर माँ बाप को सतर्क कर दिया है, क्योंकि साजिश इतनी खौफनाक है कि किसी का बच्चा भी इसकी चपेट में आ सकता है। गाजियाबाद में धर्मांतरण वाले जिस खौफनाक गेम का खुलासा हुआ है, उसका जाल पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक फैला है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि डिस्कॉर्ड नाम के चैट इंजन से धर्मांतरण वाली साजिश रची जा रही है और पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल भी इस साजिश का हिस्सा है। मामले का खुलासा होते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्शन में आया और गाजियाबाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई। यानी राज्य से लेकर केंद्र तक की जांच एजेंसियां इस मामले की जांच में जुट गई। देखिए, अलग अलग सेंट्रल एजेंसी और स्टेट की एजेंसीज हैं, वो आके उन्होंने पीड़ितों से और अभियुक्तों से पूछताछ करी है और उसके बाद ही जो भी करस्पॉन्डेंस होता है हम लोग शासन स्तर पर करते हैं और उसके बाद ऊपर से जो भी करस्पॉन्डेंस होता होगा वो शासन अपने हिसाब से करता है। इस मामले में पुलिस ने गाजियाबाद से अब्दुल रहमान नाम के युवक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके अलावा गाजियाबाद की जिस मस्जिद का अब्दुल रहमान कमेटी मेंबर है, वो भी खुफिया तंत्र की रडार पर है। इस मामले की जांच के लिए गाजियाबाद पुलिस की 4 टीमें मुंबई में शहनवाज और बद्दो की खोज में जुटी हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जल्द ही शहनवाज और बद्दो की गिरफ्तारी हो सकती है। हमने अब्दुल रहमान नाम के जो नामजद थे, इनके साथ पूछताछ चालू कर दी थी। इनके विरुद्ध हमको सब्सटैंशियल डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिल गए हैं। पूछताछ के बाद, साक्ष्य संकलन के बाद इनको हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही साथ 4 पीड़ित का नाम आया था जो नाबालिग पीड़ित थे, जिसमें 1 जैन धर्म का, 3 हिंदू धर्म के थे। सभी से पूछताछ के लिए हमारी टीम रवाना है, सबसे पूछताछ चल रही है। हमको सारे पुलिस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, पंजाब से, हरियाणा से और खासतौर से महाराष्ट्र पुलिस से भी हमको सहयोग मिला है और बद्दों की गिरफ्तारी भी हम लोग जल्दी ही सुनिश्चित कर लेंगे। न सिर्फ मुंबई बल्कि यूपी पुलिस की टीमें हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के चंडीगढ़ में भी इसी धर्मांतरण वाले खेल की खौफनाक साजिश का खुलासा करने भेजी गई है। यानी एक साथ 4 राज्यों में जांच चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खान शहनवाज को धर्मांतरण के इस सिंडिकेट को चलाने के लिए सीमा पार से फंडिंग हो रही थी। देखिए, एक नाबालिग पीड़ित ने ये बताया है कि जो चैट इंजन डिस्कॉर्ड है, उस पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म पहले कबूल कर रखा था और उसके बाद वो लोग इस्लाम धर्म में इन वीडियोस को देखने के बाद कबूल कर लिया है। तो उसके साथ हम लोग को यूरोप का कनेक्शन पता लग रहा है। साथ ही साथ इसमें यूथ क्लब नाम का एक चैनल है जिसके बारे में हमको पता लग रहा है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है। बताया जा रहा है कि शहनवाज करीब 2.5 साल से फर्जी हिंदू नाम बद्दो की आईडी बनाकर धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खान शहनवाज धर्मांतरण के इस खेल में मुख्य किरदार है, जो नाबालिगों को बरगलाया करता था और जब वो आश्वस्त हो जाता था कि नाबालिग इस्लाम धर्म की तरफ झुका है, तो उसके बाद वो उन्हें उनके घर के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाने का दबाव डालता था। धर्मांतरण वाले मोबाइल गेम की साजिश का खुलासा तब हुआ
जब गाजियाबाद में एक जैन परिवार का नाबालिग लड़का दिन में 5 बार जिम जाने लगा, जब वो घंटों बाहर रहने लगा तो घर वालों को उसकी रेकी करनी पड़ गई। गाजियाबाद के पौष इलाके कवि नगर के परिवार ने जब बेटे का पीछा किया तो उसके कदम इस मस्जिद के सामने आकर रुके और जैसे ही उन्होंने बेटे से बात करनी शुरू की तो धर्मांतरण का ये खेल पानी की तरह साफ हो गया। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।